हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भू संतुलन सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने प्राट के विचारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में जो एरी के मत हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एरी के मत, देखिए एरी ने भी प्राट की तरह अपने भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और इसके बारे में हम देखें तो एरी एक ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री और इन्होंने भी अपने भू संतुलन के सिद्धांत पे अपने मत प्रस्तुत किए थे। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत का जो आधार माना, अपने विचारों का जो आधार माना, उन्होंने जो आर्किमिडीज का जो तैरने का सिद्धांत, इस तैरने के सिद्धांत को उन्होंने आधार माना अपने विचारों का। ठीक है, एरी ने अपने भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन विचारों को उन्होंने अपना आर्किमिडीज का जो तैरने का सिद्धांत था इसको एक अपना आधार माना और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत था, उनके क्या विचार थे। तो देखिए, आर्किमिडीज ने बताया था कि सभी वस्तुओं के घनत्व और आयतन में परस्पर सहसंबंध होता है। वस्तुओं के आयतन व घनत्व में आपस में क्या होता है? सहसंबंध होता है। मतलब कोई भी वस्तुओं के घनत्व और आयतन में दोनों में आपस में संबंध स्थापित होते हैं। मतलब जिस वस्तु का आयतन अलग अलग भिन्न है तो उसका घनत्व भी भिन्न होगा। मतलब जिस वस्तु का आयतन भिन्न है तो उस वस्तु का घनत्व भी क्या होगा? भिन्न ही होगा। ठीक है, मतलब समान भार वाली कोई वस्तु है, समान भार वाली दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु का आयतन भिन्न है तो उस दूसरी का भी भिन्न होगा और जिसका घनत्व भिन्न है तो उसका घनत्व भी भिन्न होगा। मतलब दोनों वस्तुओं के आयतन और घनत्व में परस्पर समानता सहसंबंध पाए जाते हैं। ये बताया था आर्किमिडीज ने। फिर आर्किमिडीज ने ये भी बताया था कि जो वस्तु किसी द्रव में जितनी डूबी होती है, कोई भी वस्तु है, जो भी वस्तु द्रव में जितनी डूबी हुई होती है उतना ही वह अपने आयतन के अकॉर्डिंग उस द्रव में अपना स्थान घेरती है। जैसे मान लीजिए ये कोई द्रव से भरा हुआ एक बर्तन है, ठीक है, इसमें हम किसी वस्तु को डालते हैं तो यह वस्तु जितनी अधिक चौड़ी और जितनी अधिक लंबी होगी उसी के अकॉर्डिंग वह अपना इसमें स्थान घेरेगी। ठीक है, ये कोई द्रव से भरा हुआ कोई पात्र है और जिसमें हम किसी वस्तु को डुबाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये किसी बर्तन को, जैसे मान लीजिए अपने एक पानी की भरी हुई बाल्टी में हमने एक गिलास को डुबाया तो उस गिलास का जितना आयतन होगा वह गिलास उस बाल्टी में उतना ही स्थान घेरेगा। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, आर्किमिडीज के ये विचार थे। उसके बाद हम देखें तो एरी ने भी अपनी जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और इसी पर उनके विचार आधारित थे। ठीक है, एरी ने अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया था। ठीक है, एरी ने भी एक प्रयोग किया था। एरी ने क्या किया कि एरी ने समान जो धातु है, जैसे मान लीजिए तांबा है, तांबा के उन्होंने अलग अलग आयतन के अलग अलग टुकड़े ले लिए। जैसे उन्होंने 4 टुकड़े लिए, किसके? तांबे के उन्होंने 4 टुकड़े लिए जो अलग अलग आयतनों अलग अलग घनत्व के। ठीक है, और उनको एक पात्र में डुबोया। एक पारे से भरा हुआ एक पात्र है जिसमें उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को डुबोया। ठीक है, उन्होंने 4 टुकड़े लिए और चारों को उन्होंने एक पात्र है जिसमें पारा भरा हुआ है उसके अंदर उन्होंने उस बर्तन में डुबोया। ठीक है, तो उसके द्वारा जो लोहे तांबे के टुकड़े लिए गए थे उनका घनत्व और आयतन भिन्न भिन्न था। ठीक है, कोई टुकड़ा बड़ा था, कोई छोटा था। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी टुकड़े लिए हैं वो समान आकृति के नहीं लिए थे, कोई टुकड़े बड़े थे, कोई टुकड़े छोटे थे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने 4 टुकड़े लिए। और आप ये देख सकते हैं कि
ये जो लोहे तांबे के जो टुकड़े हैं वो पारे में डूबने के बाद इनमें जो डूबे हुए अंदर जो डूबे हुए हैं वो आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं ना। सबसे अधिक ये डूबा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये डूबा हुआ है, उसके बाद ये डूबा हुआ है, ठीक है, और सबसे कम ये डूबा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने पढ़े थे प्राट के मत, जिसमें हमने देखा था कि लोहे की किसी भी चीज़ की जो छड़ है उसको बर्तन में डुबाने के बाद या फिर पारे में डुबाने के बाद उनके नीचे के जो दो आधार तल हैं वो बराबर थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु का जो जितना आयतन है वह उस द्रव में उतना ही स्थान घेरती है। मतलब सबसे अधिक आयतन इसका है, इसने सबसे अधिक स्थान घेरा है, मतलब ये सबसे अधिक गहराई तक डूबी हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी ये है, उसके बाद तो इसने अधिक स्थान घेरा हुआ है, और उसके बाद इसने घेरा हुआ है, और उसके बाद इसने घेरा हुआ है। तो इसी प्रयोग की तुलना उन्होंने अपने जो पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल से या फिर अपनी भूस्थलाकृतियों से इसी प्रयोग की तुलना उन्होंने की है। उन्होंने बताया है कि जो सियाल और सीमा है, ठीक है, सीमा है, सीमा के ऊपर जो सियाल है, सियाल पर बने हुए जो पर्वत और जो भी पठार और मैदान है वो सभी सीमा रूपी जो परत है उस सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। आपने पृथ्वी धरातल के ऊपर सबसे ऊपर कौन सी परत है? सियाल, ठीक है, यह आपको सभी को पता है। उसके नीचे है सीमा, ठीक है, और उसके नीचे है निफे, इनके बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि ये जो सीमा परत है उस सीमा के ऊपर यह सियाल रूपी जो परत है उसके ऊपर जो पर्वत पठार है वो सभी सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। इस परत के ऊपर यह जो परत है तैर रही है। एक द्रवित पदार्थ है यहाँ पे, उस द्रवित पदार्थ में ये सियाल रूपी जो सियाल के ऊपर जो पर्वत पठार मैदान जो भी स्थित है वो सभी इसके ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो पर्वत है ये पर्वतों का जो 1/9 हिस्सा है वो धरातल के ऊपर है और 8/9 हिस्सा है धरातल के नीचे स्थित है, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी मैदान है, पठार है और पर्वत है ये सभी अलग अलग स्थिति में नीचे गहराई में इनकी जड़ें हैं वो अलग अलग धरातल के नीचे स्थित है। पर्वतों की सबसे अधिक गहरी जो जड़ें हैं धरातल के नीचे है, उसके बाद पठारों की जड़ें गहरी हैं और सबसे कम जो गहरी जड़ें हैं वो हैं मैदानों की, ठीक है। तो ये इन्होंने एरी ने अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने समझाया है। उन्होंने बताया है कि जो वस्तु या फिर जो कोई भी वस्तु है जिसका आयतन जितना अधिक है वह उतनी ही द्रव में अपना स्थान घेरती है। और इसी प्रयोग को आधार मानकर उन्होंने अपनी पृथ्वी की जो परतें हैं या फिर पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ हैं उनसे संबंधित स्थापित किया है। इसकी तुलना उस परतों से उस स्थलाकृतियों से उन्होंने की है, जैसे पर्वत पठार और मैदान की तुलना उन्होंने की है। इस प्रकार से ये था हमारा एरी का सिद्धांत। तो हमने कल पढ़ा था प्राट का सिद्धांत और आज हमने पढ़ा है एरी का सिद्धांत। उसमें सबसे बड़ी जो असमानता है उस असमानता के बारे में भी हम देख ले, मतलब एरी और प्राट के जो सिद्धांत है उसकी हम तुलना करते हैं। इन दोनों के सिद्धांतों की हम तुलना करते हैं तो हमें सबसे बड़ी ये असमानता दिखाई देती है। कौन सी? सबसे बड़ी उनमें असमानता ये है कि प्राट ने बताया था कि कोई भी जो स्थलाकृति है जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके ऊपर जो भी उनके धरातल के ऊपर ये पर्वत जितनी ऊंचाई पर स्थित है उतनी ही ये गहरी स्थित है, ठीक है। लेकिन धरातल नीचे इनकी गहराई बिल्कुल समान है। धरातल के नीचे इन सभी की गहराई है वो बिल्कुल समान है, ठीक है। ये किसने बताया था? प्राट महोदय ने। प्राट ने मतलब धरातल के ऊपर जो भी स्थलाकृति स्थित है उनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग ये उतने ही नीचे गहरे से स्थित है, लेकिन इनका जो आधार तल है, इनकी जो क्षतिपूर्ति तल है, क्षतिपूर्ति जो तल है वो समान है, ठीक है। और ये कहा था प्राट महोदय ने। और एरी ने क्या बताया है कि जो भी पृथ्वी के धरातल पर जो भी पर्वत, पठार और मैदान जो भी स्थलाकृतियाँ स्थित है उनकी जो गहराई है, भूगर्भ में इनकी जो गहराई है बिल्कुल असमान है। मतलब जिनका घनत्व और आयतन भिन्न भिन्न होने के कारण से इनकी गहराई भी भिन्न भिन्न है, ठीक है। इनका जो क्षतिपूर्ति तल है और इनका जो आधार तल है वो बिल्कुल असमान है।
असमान। उनकी क्षतिपूर्ति तल है, क्षतिपूर्ति तल असमान है। ठीक है, तो ये इन दोनों के सिद्धांतों की सबसे बड़ी तुलना है, सबसे बड़ा इनमें अंतर है कि प्राट महोदय ने इनकी जो गहराई है वो समान बताई थी भूगर्भ में, और एरी ने इन जो भी ये स्थलाकृति है उन सभी की गहराई भूगर्भ में बिल्कुल असमान बताई है। तो आज की वीडियो में हमने एरी और प्राट के जो सिद्धांत है, जो भू संतुलन के संबंध में सिद्धांत, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।